नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे इस दोनों चैनल की ओर से हम एक खास मुलाकात लेते हैं। आज हमारे साथ में बलराम जी भदौरिया जी है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के सचिव है और कर्नाटक के प्रभारी है। भदौरिया जी, आपका नागपुर में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपकी सेवा कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। आप एक रीढ़ की हड्डी हो, जो आत्मा बोलते हैं वो है आप कांग्रेस के। क्या बताओगे कि इस वक्त जो कांग्रेस की जो हालात हम देख रहे हैं, क्या कारण है? कांग्रेस विषमकालीन परिस्थितियों से गुजर रही है। राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टी का वो हो, क्योंकि कांग्रेस ने जिस लोकतंत्र की स्थापना की थी गांधी और नेहरू के नेतृत्व में, उसी लोकतंत्र के तहत दूसरे लोग आज सत्ता में हैं। क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र विचारधारा को मानती है, देश की आज़ादी की लड़ाई को मानती है। तो जनता का जो निर्णय होता है कांग्रेस हमेशा मानती आई है। और देश में अगर लोकतंत्र जिंदा है तो कांग्रेस की वजह से जिंदा है। नागपुर शहर कांग्रेस सेवा दल का उद्गम स्थल है। सेवा दल की स्थापना का प्रादुर्भाव नागपुर जेल में हुआ था। किस प्रकार से हुआ? 1923 में झंडा सत्याग्रह चल रहा था, जमनालाल बजाज जी के नेतृत्व में। देश के विभिन्न प्रांतों से बड़े बड़े नेता नागपुर जेल में अपनी गिरफ्तारियां दी। कोई भी आदमी सिविल लाइन से झंडा लेकर नहीं निकल सकता था, तो झंडा सत्याग्रह के नाम से मशहूर हुआ। इसमें विनोबा भावे आए, डॉक्टर हार्डिकर अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए, वो भी आए, एक जत्था लेकर के आए। सरदार पटेल, बड़े बड़े नेताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी झंडा के सत्याग्रह में। डॉक्टर हार्डिकर ने देखा कि जेल में लोग माफीनामा लिख करके बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा यह आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी जब तक इसके लिए, देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए युवकों को प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, जन जागृति नहीं हो पाएगी, तब आज़ादी की लड़ाई जीती नहीं जा सकती। राष्ट्र सेवा मंडल में एक समान विचारधारा वाले लोगों की दिल्ली में बैठक हुई। मौलाना आजाद जी से डॉक्टर हार्डिकर ने चर्चा की, तो उन्होंने कहा पंडित नेहरू का सहयोग दीजिएगा, उनके सामने अपनी बात रखिएगा। डॉक्टर हार्डिकर 14 नवंबर 1923 को इलाहाबाद गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और उनके सामने अपना विचार रखा कि हम ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं। नेहरू जी ने अपनी सहमति दी। काकीनाडा अधिवेशन में 1923 में एक बैठक हुई राष्ट्र सेवा मंडल के नेतृत्व में। नेहरू जी ने उसकी अध्यक्षता की और डॉक्टर हार्डिकर को उसका संस्थापक सचिव बनाया गया। कांग्रेस अधिवेशन में सेवा दल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। उस प्रस्ताव को श्रीमती सरोजिनी नायडू ने रखा। सरोजिनी नायडू जी का दर्जा सेवा दल की माता के रूप में दर्जा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने संबोधन में कहा ये सेवा दल कैसा होगा, कैसे काम करेगा, आज़ादी की लड़ाई के लिए कैसे काम करेगा, और उसको कांग्रेस ने स्वीकार किया और मान्यता दी। हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना हुई। 1923 में हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना हुई। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन हुआ। महात्मा गांधी सेवा दल के, कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने। अध्यक्ष में से उनकी अध्यक्षता में अधिवेशन में सेवा दल को सैनिटेशन का, ट्रैफिक कंट्रोल का काम दिया गया। सेवा दल ने अपने काम को बखूबी निभाया। महात्मा गांधी ने अपने संबोधन में कहा डॉक्टर हार्डिकर और उनके साथियों ने जो काम किया है उसकी तारीफ जितनी ज़्यादा की जाए वो कम है। इनके सहयोग के बिना ये अधिवेशन सफल नहीं हो सकता था। सेवा दल बढ़ा, आगे चला। 1927 में बागलकोट नाम स्थान पर कर्नाटक में हिंदुस्तानी सेवा दल अकादमी की स्थापना हुई, नेशनल फिजिकल एकेडमी।
सेवा दल का इन सालों में बहुत ट्रेडिंग। ये सेवा दल का ये जो है कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। सेवा दल ने कांग्रेस को जिंदा भी किया और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका सेवा दल की होती है, कांग्रेस सेवा दल की। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में देखा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमज़ोर होते जा रही है। जो आज़ादी के लिए लड़े वो कहीं तो भी यानी कांग्रेस कम होता ही दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस, आपका कहना है कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, मेरा मानना ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरा कहना नहीं है, मेरा कहना नहीं है। अभी जो हम वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, वर्तमान जो स्थिति देख रहे हैं, वर्तमान में जो देख रहे हैं, जब संगठन में थोड़ी बहुत शिथिलता आएगी तो अपने आप ही संगठन कमजोर हो जाता है, पार्टी कमजोर हो जाती है। उतार चढ़ाव आए, 69 में आया, कांग्रेस में बंटवारा हुआ, इंदिरा जी मजबूत हुई। 77 में आया, कांग्रेस कमजोर हुई, पर दोहरे बहुमत से, विशाल बहुमत से इंदिरा जी वापस आई। कर्नाटक में चिकमंगलुरु में क्या नारा था, बेल्लारी में क्या नारा था, इंदिरा गांधी की इतनी जोरदार तरीके से वापसी हुई कि कुछ कह नहीं सकते हैं। आपके नागपुर शहर में इंदिरा जी की हार के बाद भी एक जुलूस निकाला गया था, आरएसएस ने जुलूस निकाला था। उस जुलूस में हमारे सेवा दल के एक कर्मठ कार्यकर्ता केशव राव शेंडे कूद पड़े थे और उनको आरएसएस वालों ने घायल कर दिया था। जब इंदिरा जी के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने बसंत राव दादा पाटिल को बुला करके कहा, उस लड़के को लाओ जिसने के कूद पड़ा। उससे पूछा, तुम क्यों कूद पड़े, उनकी संख्या इतनी थी, तुम अकेले थे। उसका उत्तर था कि वो मेरी माँ के खिलाफ कोई कहेगा तो मैं सहन कैसे करूंगा। ये सेवा दल की कर्मठता का सवाल है। बराबर बोले आपने। मैं ये बात आपकी सही है, लेकिन अभी जो भारत जोड़ो यात्रा हाँ, जो निकाली गई हाँ, राहुल गांधी जी के नेतृत्व हाँ, में, और काफी उनको यानी सफलता भी हुई, वो हाँ, सफल रैली हुई वो हाँ, भारत जोड़ो यात्रा, और उनको प्रोत्साहन भी काफी मिला, हाँ, लोगों का सहकार्य भी बहुत मिला। हाँ, क्या लगता है आपको 2024 का जो चुनाव है, हाँ। कितनी यानी कांग्रेस कितना यानी देश में सत्ता पे आ सकती है क्या, यानी मिलजुल के? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, कितना फायदा होगा उसको? भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के इतिहास में आजादी के आंदोलन की तरह पुनः परिलक्षित हो रही है। कांग्रेस से जो जनसंवाद खत्म हो गया था, उस जनसंवाद को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जोड़ा गया। मैं कर्नाटक में रहा, कन्याकुमारी से यात्रा चालू हुई, मैं तेलंगाना का रहा, मैंने देखा सुबह 6 बजे से निकलते थे और रात को यानी यात्रा वो होती थी, फिर सुबह 6। लेकिन विरोधियों ने काफी आरोप प्रत्यारोप भी किए। देखिए, जिस चीज की आलोचना नहीं होती है तो वो तो आलोचना तो होनी है। आलोचना का परिणाम ये होता है, जो आदमी क्रांति लाता है उसकी आलोचना की जाती है, और जब परिणाम आता है तो अपने आप वो आलोचना समाप्त हो जाती है। मेरा मानना यह है कि कर्नाटक का चुनाव देश की दशा और दिशा निर्धारित करेगा। अच्छा, अभी जो कर्नाटक का जो चुनाव है, हाँ, आप वहां के प्रभारी भी हो जी, कर्नाटक के, जी। तो क्या लगता है आपको, क्या स्थिति रहेगी कर्नाटक के चुनाव की? मेरा मानना यह है कि कर्नाटक के चुनाव के अंदर कांग्रेस की जोरदार वापसी होगी, और कांग्रेस की जोरदार वापसी ही नहीं, कांग्रेस देश, कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस की दशा और दिशा निर्धारित करेगा। लेकिन जो मीडिया में बताया जा रहा, मोदी जी की रैली, अमित शाह जी की रैली, यानी भाजपा की जो बताया जा रहा है और मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कर्नाटक के चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, आपको क्या लगता? मैं क्या कहूं, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी के प्रभाव को देखते हुए भाजपा में भगदड़ मच गई है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर कांग्रेस में आ गए हैं, उप मुख्यमंत्री भी आ गए, विधायक भी आ गए हैं, और एक पार्टी का जो उनका वो कांग्रेसी विचारधारा को समाहित कर रहा है अपने में, कांग्रेस में वो कर रहा है। तो मेरा मानना तो यह है कि चाहे मोदी जी आए, चाहे अमित शाह जी आए, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की वापसी को रोक नहीं सकती है। आज मीडिया जो दिखा रहा है, मोदी जी की कमजोरियां क्यों नहीं दिखा रहा है? आपके महाराष्ट्र में अमित शाह की मीटिंग में
जो लू से लोग मर गए, उनमें मानवीय संवेदनाएं कहाँ की गई? अमित शाह जी कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस आ जाएगी तो देश में यानी आपके आतंकियों का वो हो संगठन बन जाएगा, देश का प्रभाव हो जाएगा। अरे जो खुद आतंकवाद का प्रतिनिधि रहे हैं, मैं किसी का अतीत में नहीं जानना चाहता, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर लेकिन देश का इतिहास बताता है कि आप कांग्रेस को खत्म करने चले थे, आप खुद खत्म होने जाते हैं। ये स्थिति आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है। राहुल सरकार से आने वाली है। देखिए, राहुल गांधी का जो जनसंवाद है, भीड़ आ रही है, बूढ़ा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, गले लग रहा है, उनसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, वो कर रहे हैं और लोग अपने आप आ रहे हैं, किसी को बुलाया नहीं जा रहा है, यात्रा निकल रही है, गांव से लोग आते हैं, शामिल हो जाते हैं। देश के बहुत से स्वयंसेवी संस्थाओं ये में तो राहुल गांधी जी की चाहत है। देखिए साहब, राहुल गांधी और नेहरू की विचारधारा के द्योतक हैं। आज यदि गांधी और नेहरू की विचारधारा के लिए देश में कोई लड़ाई लड़ रहा है तो केवल राहुल गांधी लड़ रहे हैं, दूसरा कोई नहीं लड़ रहा है। जितना वो मुखर होते हैं कि एक बात बताइए, जो आदमी पैदल है, आप उससे क्यों घबराहट है आपको? आपने इंदिरा गांधी की तरह उनकी भी संस्था खत्म कर दी। जिस परिवार ने अपनी शहादत दी हो, कुर्बानियां दी हो, जिसके पिता का ये हाल हुआ हो, आज उस स्थिति को देखते हुए हम तो उस हमारे सामने घटनाएं घटी हैं, राजीव जी जैसा कोई नेता दूसरा नहीं आ सकता है। मानवीय संवेदनाओं के लोग अपनी समस्याएं लेकर के जाते थे राजीव गांधी के पास रोते हुए, वहां से हंसते हुए आते थे कि राजीव जी ने हमारी बात तो सुनी। आपने वो जनता के सेवक थे, जनता की भावना को जानते थे। देखिए, ऐसे आपका कहना है? बिल्कुल कहना है। अगर पंचायती राज का अधिकार दिया तो राजीव गांधी ने दिया। एक नारा था, उम्र 18 साल के प्रजातंत्र की पाल की। 18 साल के युवाओं को मताधिकार दिया तो राजीव गांधी ने दिया। आज उस युवा को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। सेवादल संगठन, यानी आपका कहना है कि युवा कहीं तो भी, देश का जो युवा है कहीं तो भी भटक रहा है इन यानी जो अभी वर्तमान स्थिति में जो सरकार है उसके कारण। बिल्कुल। किस प्रकार से भटक रहा है युवा? देखिए, जब आजादी के इतिहास को विकृत करेंगे, किसी के संबंध में कोई टीका टिप्पणी करेंगे, तो जो सरकारी तंत्र परोसेगा उसी को तो जानकारी होगी। आज मीडिया में कुछ निष्पक्ष पत्रकारों के अलावा, सोशल मीडिया के अलावा, कौन उस सरकार के वजीफे पर नहीं टिका हुआ है? यानी आपको अभी जो मीडिया है उस पर विश्वास नहीं? हमें सोशल मीडिया के अलावा? नहीं, सोशल मीडिया के अलावा नहीं, हमें उस मीडिया पर विश्वास है जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रही है। रही क्या अभी? रही है। उन्हीं की वजह से मीडिया जिंदा है, उन्हीं की वजह से मीडिया जिंदा है। एनडीटीवी समान जो मीडिया थी, आज एनडीटीवी का नाम था, रविश कुमार जी उसमें थे, लेकिन जो सच्चे पत्रकार रहते हैं उन्हें काम करने में बहुत दिक्कत जाती है। आपको लगता नहीं है ऐसे? देखिए, जब उद्योगपतियों की चुंगल में मीडिया फंसी हुई है, बड़े बड़े चैनल उद्योगपतियों के हैं, अगर निष्पक्ष पत्रकारिता को, देश की आवाज को उठाते हैं, वो किसके प्रति जिम्मेदार हैं? शासन के साथ में चल रहे हैं, अदानी अंबानी के साथ में चल रहे हैं। आज जो संगठन आ रहा है, आज जो पत्रकारिता आ रही है, वो लोकतंत्र उन्हीं की वजह से जिंदा है जो कि उन समूहों को छोड़ करके देश की आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, मुद्दा को उठा रहे हैं। यानी लोकतंत्र को बचाने का काम कर रही है क्या मीडिया? ऐसे लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है। किस प्रकार से लग रहा है? लग रहा है, रवीश कुमार को देख लीजिए, अजीत अंजुम को देख लीजिएगा, दूसरे रवीश कुमार जी तो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। देखिए, इस सवाल इस बात का नहीं है। सोशल मीडिया, सुनिए, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, मीडिया तो मीडिया है, संवाद तो पहुंच रहा है कि नहीं? आप मानते ना कि आज अगर देश को अगर बचाने का काम कोई अगर कर रहा है तो सोशल मीडिया ही कर रहा है? आप मानते ना इस बात? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन उस मीडिया को नहीं मानते हैं जो सरकार के वजीफे पर टिका हुआ है। महाराष्ट्र की घटना को
इतने आदमी लू में मर गए, मीडिया ने कितना हाईलाइट किया। कर्नाटका के चुनाव की वास्तविक स्थिति नहीं आ रही देश के सामने। सोशल मीडिया पे बहुत काफी चर्चा हुई, ये जो ये लोग जो मर गए हाँ, मुंबई में, हाँ, जो धूप के कारण, हाँ, भगदड़ के कारण जो हाँ, मर गए, हाँ, तो सोशल मीडिया ने सबसे ज्यादा इस खबर को दिखाया। और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो भी हाँ, सोशल मीडिया ने दिखाया हाँ, सबसे ज्यादा। हाँ, और कर्नाटक के चुनाव के बारे में भी सोशल मीडिया में चर्चा है। जी। क्या लगता है आपको कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मुख्य प्रवाह पे जो मीडिया है वो कई तो भी देशवासियों को भ्रमित कर रही है, ऐसे आपको लगता है? इसमें बहुत ज्यादा सत्यता है। ये लेकिन देश के लिए चिंताजनक नहीं लगता? देश के लिए, लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। देश से जिस दिन गांधी और नेहरू की विचारधारा खत्म हो जाएगी, देश के लोकतंत्र की विचारधारा गांधी और नेहरू के विचारों पर टिकी हुई है। जिस दिन ये विचारधारा खत्म हो जाएगी उस दिन देश खत्म हो जाएगा। हमें चिंता है कि देश खत्म ना हो। चौथा स्तंभ बिक गया ऐसे लगता है आपको? नहीं, बिका नहीं है, दबाव में है। दबाव में है। किस प्रकार से? जैसे कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ी। एक सैंपल ले लीजिए, जो आदमी निष्पक्ष बात कर रहा है उसको छोड़ने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? जो खरीदा गया एनडीटीवी या दूसरी चीजें हुई, किस प्रकार हुई? मेरा मानना तो यही है। मेरा एक आखिरी सवाल, हाँ, कर्नाटक का चुनाव है, हाँ, आपने कहा कि कांग्रेस की वापसी होगी, हाँ, क्या 2024 में हाँ, देश में बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा। आंधी आए चाहे तूफान आए, पर बदलाव होगा। हिटलर का एक टाइम में नाम था, पूरी दुनिया को आतंकित किए होते। हिटलर का भी शासन खत्म हो गया। इस देश में नाजीवादी संगठन देश को चला रहे हैं इस वक्त। और मेरा मानना यह है कि ये सब स्थिति जो काले बादल है ये खत्म हो जाएंगे और पुनः गांधी और नेहरू की विचारधारा कायम हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारे साथ में जो थे अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के सचिव और कर्नाटक के प्रभारी बलराम जी भदौरिया जी थे, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। देश को अगर बचाना है तो सत्य की मार्ग पे चलना पड़ेगा और मीडिया ने जो है, मीडिया की भूमिका मीडिया ने निभाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो स्थिति आई है, जो देश में देखा जा रहा है कि आज सिर्फ सोशल मीडिया के कारण जो जनता की आवाज है वो जनमानस तक के पहुंचाई जा रही है, लेकिन जो मुख्य प्रवाह पर जो मीडिया है वो कई तो भी देशवासियों को भ्रमित कर रही है। अभी मैं बताना चाहूंगा आपको कि कर्नाटक के चुनाव है, कर्नाटक के चुनाव में एक बदलाव सा आएगा, कांग्रेस फिर मुख्य प्रवाह में आएगी। उसी प्रकार 2024 में विधानसभा और लोकसभा का भी चुनाव है। मैं खास करके लोकसभा के चुनाव की बात करूंगा। लोकसभा के चुनाव में भी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की जनता इकट्ठा आएगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी मिलजुल कर कांग्रेस को सत्ता में लाएगी, ऐसी ही कहना भदौरिया जी का है। और वो आज खास करके मैं बताना चाहूंगा आपको कि वो नागपुर में एक खास एक कार्यक्रम के लिए आए हैं और उन्होंने अपने विचार हमारे इस दोनों चैनल के माध्यम से प्रकट किए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपका कीमती समय आपने हमारे दोनों चैनल के लिए दिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो कार्यक्रम था ये खास कार्यक्रम था और ऐसी खास कार्यक्रम में एक विशेष अतिथि हमारे साथ में रहते हैं और विशेष अतिथियों का जो विचार है हम दोनों हमारे इस चैनल के माध्यम से जनमानस तक के पहुंचाते हैं। तो हम फिर एक विशेष अतिथियों के साथ में मिलेंगे। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।